आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 जिसका विषय है बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान। इस जीव विज्ञान का दूसरा पाठ जिसका नाम है आवर्तबीजी पादपों में जनन का सेकंड भाग। पहले पाठ का नाम है आवर्तबीजी पादपों में जनन प्रकार कितना होता है। दूसरा भाग है कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया कैसी होती है और जिसके अंतर्गत क्या पढ़ रहे थे हम, नर युग्मोक्त भेद पढ़ रहे थे। तो इस आज के टॉपिक में नर युग्मोक्त भेद की संरचना पढ़ रहे थे और ये इसका भाग नंबर सेकंड है। इस नर युग्मोक्त भेद के सेकंड भाग के अंतर्गत हम पढ़ेंगे परागकोश की संरचना। इससे पहले हमने क्या पढ़ा हुआ था, नर जनन संरचना, पुंकेसर क्या होता है, परागकोश क्या होता है, परागकोश कितनी पालियों से निर्मित होता है इत्यादि के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज इस टॉपिक में जिस परागकोश के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी कि वो एक पालीवत होता है अथवा द्विपालीवत होता है, उसकी जब हम अनुप्रस्थ काटते हैं तो उसकी संरचना कैसी दिखाई देती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले नर युग्मोक्त भेद के पहले भाग के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि परागकोश का विकास कैसे होता है, विकासीय संरचना इसकी पड़ी थी, जिसके अंतर्गत हमने ये देखा था कि इसमें कुल 2 प्रकार की परतें पाई जाती है। एक तो होती है प्राथमिक भीतीय परत और एक होती है प्राथमिक बीजाणुजन परत। प्राथमिक भीतीय परत से एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेपिटम विकसित होता है, जबकि बीजाणुजन कोशिकाओं से बीजाणु का निर्माण होता है। ऐसा हमने विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ा था। जब हम इस परागकोश जो द्विपालीवत संरचना है कि अनुप्रस्थ काटते हैं, TS काटते हैं, तब हमें वो इस प्रकार की संरचना के रूप में दिखाई देता है। तो क्या आप डायग्राम को देख करके बता सकते हो कि इसका आकार किस जीव के समान होता है? तो इसका आकार तितली के समान होता है। तो ये अनुप्रस्थ काटेंगे तो परागकोश तितलियाकार संरचना के रूप में दिखाई देता है। क्योंकि अधिकांश पादपों का परागकोश द्विपालीवत और चतुष्क बीजाणुधानियों युक्त होता है, इसलिए हम प्रारूपिक में 4 बीजाणुधानियों युक्त और द्विपालीवत परागकोश की संरचना पढ़ रहे हैं और इसी को प्रारूपिक परागकोश की संरचना के रूप में जाना जाता है। इस परागकोश में सबसे बाह्य परत ये एक एकल परतीय संरचना होती है। इसको हम एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा कहते हैं। तो सबसे बाह्य भाग में क्या पाया जाता है, बाह्य त्वचा। कितनी परतें हैं ये? एकल परत है। कैसे पता लगेगा? ये एक परत की कोशिका, ये कोशिका, ये दूसरी कोशिका, ये तो ऐसी कैसी दूसरी कोशिका और आंतरिक भाग में नहीं है। तो कितनी परतें होगी? एकल परतीय संरचना होती है। इसके अतिरिक्त ये स्पर्श रेखीय दिशा में, जैसे एक इससे, दूसरा इससे स्पर्श करिए, तीसरा इससे, चौथी ये, इस स्पर्श दिशा में ये कोशिकाएं चपटी होती हैं और बड़े आकार की होती हैं। हम कह सकते हैं कि बेल के समान या डोलकाकार कोशिकाओं की एकल परत पाई जाती है जो परागकोश के चारों ओर स्थित होती है। इस परत को एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा कहते हैं। क्या कार्य करेगी? ये इस पराग को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। क्या कार्य करेगी? सुरक्षा प्रदान करने का। जब हम थोड़ा सा इसके आंतरिक भाग की ओर बढ़ते हैं तब ये हरे रंग की आपको संरचना दिखती है। हरी होती नहीं है, बल्कि इस डायग्राम में प्रदर्शित करने के लिए इसको हरे रंग से प्रदर्शित किया गया। इस परत को नाम देते हैं अंतस्थीसियम या एंडोथीसियम। अंतस्थीसियम या एंडोथीसियम ये भी एकल परतीय संरचना है, केवल एक परत से बनी होती है, लेकिन इस परत की कोशिकाएं बाह्य त्वचा की तुलना में बड़े आकार की होती है।
इसमें इस प्रकार की अनुदैर्ध्य पट्टिका दिखाई देगी, प्लेट धारियाँ दिखाई देती है। ये पट्टिका होती क्या है? ये होती है अल्फा सेलुलोज की पट्टिका है। किसकी होगी? अल्फा सेलुलोज की। अल्फा सेलुलोज की पट्टिका आर्द्रता ग्रही होती है। कैसी होगी? आर्द्रता ग्रही, जो आर्द्रता को ग्रहण करके फूल जाती है और आर्द्रता को त्याग करके शुष्क अवस्था में जब आर्द्रता को त्यागा जाता है तब सिकुड़ जाती है। फूलने और सिकुड़ने के कारण इस एपिडर्मिस पर दबाव लगता है, जिसके कारण ये फट जाती है। फटते ही बीजाणु बाहर आते हैं, अर्थात परागकोश का परस्फुटन हो जाता है। तो ये एंडोथीसियम की कोशिका अल्फा सेलुलोज की पट्टिका उपस्थित होने के कारण किसमें सहायक होती है? ये परागकोश के परस्फुटन में सहायक होती है। इसकी कुछ कोशिकाएं जो दो परागपुट के सम्मिलन स्थल पर बनी होती है, इस परागपुट की कोशिका में अल्फा सेलुलोज की पट्टिका नहीं पाई जाती और इस क्षेत्र की कोशिका अन्य एंडोथीसियम की तुलना में थोड़े से बड़े आकार की होती है। इसको नाम देते हैं स्टोमियम कोशिकाएं। क्या कहेंगे? स्टोमियम कोशिकाएं। कहाँ पे है? जहाँ पे परागपुट मिल रहे हैं उस क्षेत्र की कोशिका है, उसमें अल्फा सेलुलोज पट्टिका नहीं पाई जाती। इस क्षेत्र में पट्टिका उपस्थित है, इस क्षेत्र में पट्टिका उपस्थित है। तो जैसी शुष्क अवस्था में ये सिकुड़ेगी तो ये भाग इधर सिकुड़ेगा और ये भाग इधर सिकुड़ेगा। इसके फलस्वरूप स्टोमियम कोशिकाओं पर दबाव उत्पन्न होता है और दबाव के कारण वो फट जाती है। आधा भाग इस तरफ जाएगा, आधा भाग इस तरफ जाएगा। तो ये दोनों परागपुट हैं वो संयोजन स्थल से खुल जाते हैं। इसी को ही हम परिस्फुटन के नाम से जानते हैं। तीसरी जो परत होती है उसको नाम देते हैं मध्य परत। क्या कहेंगे इसको? मध्य परत कहते हैं। तो मध्य परत की कोशिकाएं या मध्य परत की संरचना की जो बात करें तो ये सामान्य तौर पर कितने परतें होती है? सी लिख कर लाऊं मैं इसको, मध्य परत। ये बहुप्रतीय होती है। कैसे होगी? बहुप्रतीय। अब बहुप्रतीय कोशिका जैसे ही बीजाणु का निर्माण हो जाता है तब धीरे धीरे ये विघटित होना शुरू हो जाती है। तो इसका कोई विशेष फंक्शन नहीं होता। इसके बाद में जो बड़े आकार की कोशिका दिखाई देती है जिसमें केंद्रक बड़ा होता है, इस परत को नाम देते हैं टेपिटम या पोषक ऊतक। तो डी जो पराग भीति का भाग है वो कहलाता है टेपिटम। अब इस टेपिटम की विशेषता क्या होती है? इसका आकार बड़ा होता है। पहला पॉइंट, आकार बड़ा। केंद्रक स्पष्ट रूप से बड़ा होता है। केंद्रक बड़ा होता है। किसकी तुलना में? कोशिका अन्य तुलना में सघन जीवद्रव्य होता है। तो जीवद्रव्य कैसा होगा? सघन। क्या कार्य करेगी? पोषण प्रदान करेगा। किसको? इस परागपुट में विकसित होने वाले बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। ये टेपिटम कोशिकाएं सामान्यतः बहुगुणित होती है। बहुगुणित का मतलब 2n से ज़्यादा इसमें क्रोमोसोम पाया जाता है। 3n होता है, 4n होता है, 6n होता है। इस प्रकार से बहुगुणित कोशिका होने के कारण ये अधिक मात्रा में पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। टेपिटम कोशिका के जब प्रकार देखते हैं तो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अमीबीय प्रकार की। कौन से प्रकार की? अमीबीय प्रकार की। और दूसरी होती है स्त्रावी प्रकार की कहलाती है। स्त्रावी टेपिटम कोशिका। और दूसरी अमीबीय टेपिटम, या हम इसको हिंदी में पोष ऊतक कह सकते हैं। अमीबीय टेपिटम कोशिका क्या होती है? ये कोशिका है जो बीजाणु मात्र कोशिका के चारों तरफ एक आवरण का निर्माण करती है। बड़े आकार सघन जीवद्रव्य युक्त संरचना को स्पष्ट रूप से हम पहचान सकते हैं। अब ये कोशिका भित्ति एक साथ में विघटित हो जाती है।
कोशिका भित्ति विघटित होने से इसके अंदर जितना द्रव्य पदार्थ होता है पूरा पूरा परागकूट के केंद्रीय भाग में आ जाता है। अब बीजाणु जो नियमित होने वाला नवनिर्मित बीजाणु है वो इस द्रव्य के अंतर्गत तैरते रहते हैं और वहाँ से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। एक साथ में ये कोशिकाएं विघटित हो जाती है। इसी कारण अमीबीय प्रकार की टेपिटम कोशिका अल्पजीवी होती है, अल्पायु होती है। किसमें पाया जाता है? ट्रेडेसिकिया नामक प्लांट में पाया जाता है। टाइफा में भी इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। दूसरे प्रकार के टेपिटम कोशिका है स्त्रावी है। ये कोशिका बहुत सारी कोशिका अपनी कोशिका भित्ति से धीरे धीरे पदार्थों का स्त्रावन करती है। कौन से पदार्थों का? पोषक पदार्थों का। विघटित नहीं होती, इसीलिए इनको नाम देते हैं स्त्रावी, क्योंकि ये विघटित नहीं होती है और धीरे धीरे पोषक तत्वों का स्त्रावन करती रहती है, इसलिए ये लंबे समय तक विद्यमान रहती है। तो ये कैसी है? दीर्घजीवी या दीर्घकालीन टेपिटम कोशिकाएं कहलाती हैं, होती है। स्त्रावी प्रकार की टेपिटम कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होने वाले इन कणिकीय पदार्थों में एक विशेष प्रकार के प्रोटीनीय कणिका होती है जिसको प्रोयूबिस्काय कहते हैं। प्रोयूबिस कणिकाओं के चारों ओर तो ये जो कणिका है वो लिपिड प्रवृत्ति की है ना, प्रोयूबिस्काय के चारों तरफ स्पोरोपोलिन जुड़ जाता है, तब ये कणिका बनती है, उसको नाम देते हैं हम यूबिस्काय। क्या कहेंगे? यूबिस्काय। ये इस पोषक तत्वों में तैरती रहती है। जैसे परागकण जो लघु बीजाणु है वो इसके अंदर आकर के अपना आकार वृद्धि करेगा, परिपक्व होगा, उस दौरान ये प्रोयूबिस्काय इस परागकण के चारों ओर जुड़ करके इसकी बाह्य त्वचा अथवा एक्साइन का निर्माण करती है। कौन करती है? यूबिस्काय। हो गया क्लियर यहाँ तक? तो स्त्रावी प्रकार की टेपिटम कोशिकाएं पोषक पदार्थों के स्त्रावन के साथ साथ, पोषक पदार्थों का तो स्त्रावन कर ही रहा है, इसके साथ साथ में यूबिस्काय अथवा स्पोरोपोलिन कणिकाओं का निर्माण करता है, जिसके कारण परागकणों की बाह्य परत का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से भित्ति कोशिकाएं 4 प्रकार की होती है। सबसे बाह्य परत को हम नाम देते हैं बाह्य त्वचा, फिर अंतस्थिशियम, उसके बाद मध्य परत और उसके बाद में टेपिटम। मध्य परत की कोशिका भी विघटित होकर के बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। सबसे आंतरिक परत पाई जाती है जो द्विगुणित कोशिका है इस प्रकार की। इन कोशिका को नाम देते हैं बीजाणु जन ऊतक अथवा कोशिकाएं। क्या कहेंगे? बीजाणु जन कोशिकाएं। तो ये परागकोश भित्ति का परागकोश का सेकंड भाग। पहला भाग कौन सा है? प्राथमिक भित्ति कोशिका, दूसरा भाग है प्राथमिक बीजाणु जन ऊतक या कोशिका। कोशिका लिख सकते हैं, ऊतक लिख सकते हैं। और इसकी समसूत्री विभाजन द्वारा किसका निर्माण होगा? बीजाणु जन कोशिका का निर्माण होगा। तो ये बीजाणु जन, और बीजाणु जन कोशिकाएं फिर समसूत्री विभाजन करेगी, तब किसका निर्माण करेगा? बीजाणु मात्र कोशिका का। किसका निर्माण करेगी? बीजाणु मात्र कोशिका। बीजाणु प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका है, कोशिका का समूह होगा तो तक कहेंगे, तो वो कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा किसका निर्माण करेगी? बीजाणु जन का। और बीजाणु जन समसूत्री विभाजन के द्वारा किसका निर्माण करेगी? बीजाणु मात्र कोशिका। और प्रत्येक एक बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन, ठीक हमने कल की ओर देखा था। तो इसके द्वारा जो बीजाणु बनेंगे उस बीजाणु को क्या नाम देंगे? लघु बीजाणु। हो गया यहाँ तक क्लियर? तो इस प्रकार से प्रत्येक लघु बीजाणु धानी, जैसे एक लघु बीजाणु धानी ये है, दूसरी ये है, तीसरी इसकी ये है, चौथी इसकी ये है, तो चारों लघु बीजाणु धानियों में लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। चारों लघु बीजाणु धानियाँ आपस में जिस संरचना से जुड़ी होती है अथवा दोनों पालियाँ जिस संरचना से जुड़ी होती है, इस संरचना को नाम देते हैं संयोजी ऊतक। कौन सा ऊतक कहेंगे उसको? संयोजी ऊतक।
जैसे ही परागकोश का परिस्फुटन होता है उस समय दोनों बीजाणु धानियाँ, लघु बीजाणु धानियाँ जिस स्थल से जुड़ी होती है उस स्थल से फटती है ताकि दोनों से बीजाणु बाहर की ओर निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो आधा भाग इधर से निकलती है, इन परागकूट से इस तरफ बीजाणु का परिस्फुटन होता है, बीजाणु का प्रकीर्णन होता है। तो आज के इस टॉपिक में नर युग्मोद्भिद के सेकंड भाग में हमने किसको पढ़ा है? परागकोश की संरचना को। कई बार एग्जाम्स के अंदर आता है परागकोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए, तो केवल नामांकित चित्र, अथवा उसका वर्णन करो तो पूरा पूरा वर्णन करना होता ताकि बड़े अधिक अंकों का ये प्रश्न बन सकता है। यदि केवल डायग्राम पूछा जाता है तब कम अंकों का बनता है, 1 नंबर का 2 नंबर का बनता है, अथवा बड़े पूछा जाता है तो 3 अंक का। इसमें से टैपिटम के बारे में प्रश्न हर बार आता है, प्रत्येक एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है टैपिटम क्या है, एंजियोस्पर्म में टैपिटम कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो आप इसको आराम से पढ़िए, नोट्स बनाइए। थैंक यू, नमस्कार।